युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर रूस ईरान को देने जा रहा है। Su-35 अगले हफ्ते तेहरान पहुंचेंगे ये लड़ाकू विमान। युद्ध के फैसले से युद्ध की आग अब और ज्यादा भड़क सकती है। जो रूस का फैसला है उसके बाद युद्ध की आग और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि फैसला यह हुआ है कि रूस ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रहा है। तो ईरान और इजराइल में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने 24 घंटे में 4 देशों पर हमला किया है, जिसमें ईरान के अलावा 3 और देश शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं? क्या वो ईरान के अलावा उन तमाम ईरान समर्थित संगठनों के खात्मे का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं जो अभी तक इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बने हुए थे? अगर इजराइल बड़ी तबाही की तैयारी में है तो अरब में महाविध्वंस हो सकता है, क्योंकि ईरान और ईरानी प्रॉक्सी इजराइल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं जिससे निकल पाना नामुमकिन जैसा। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 24 घंटे पहले वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद इजराइल ने जो किया उसने पूरे अरब को सुलगा दिया। और अरब में धधक रही आग की लपटों ने खतरा इतना बढ़ा दिया है कि यूरोप तक इसका दायरा फैल सकता है। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसकी शुरुआत अगर ईरान ने 14 अप्रैल को की तो इजराइल इसके पलटवार में इतने भीषण हमले कर रहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में तबाही मचा दी है। सबसे पहले ईरान, फिर इराक, उसके बाद सीरिया, फिर लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले। इजराइल ने ईरान में तबाही का पहला ट्रेलर दिखाया तो दूसरा ट्रेलर ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर दिखाया है, जबकि अभी भी इजराइल दावा कर रहा है कि बदला पूरा नहीं हुआ है। वो इसी तरह हमले करता रहेगा जब तक ईरान ये ना समझ जाए कि उसने इजराइल पर हमला करके बड़ी भूल कर दी है। ईरान की गलती का खामियाजा उसके समर्थित गुटों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजराइल चुन चुन कर हमले कर रहा है, जिसमें इराक में मौजूद कालसू बेस सबसे पहले टारगेट पर आया। कालसू बेस पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट का इराक में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां आधी रात को इजरायली फाइटर जेट F-35 ने एयर स्ट्राइक की। हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में पूरा मिलिट्री बेस आग की लपटों में घिर गया। कई किलोमीटर दूर से जलता हुआ बेस दिखाई दे रहा था। कितनी तबाही मची इसका अंदाजा 2 तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक तरफ रात की तस्वीरें जिसमें मिलिट्री बेस में आग का तांडव है, दूसरी तस्वीर कुछ घंटे बाद सुबह की है जिसमें कितना नुकसान हुआ वो दिख रहा है। फाइटर जेट ने क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया, जिसकी तस्दीक ये बड़ा गड्ढा कर रहा है।
पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक में सबसे बड़ा ईरानी प्रॉक्सी है, जिसके अंडर में 56 छोटे ईरानी प्रॉक्सी आते हैं। पीएमएफ जल्द ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होने की तैयारी कर रहा था। कुछ वक्त पहले पीएमएफ ने ऐलान किया था कि वो अपनी खुद की एयरफोर्स बना रहा है। तालसू बेस पर उसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा था, जहां इजराइल ने हमला करके उसका मंसूबा तबाह कर दिया। पीएमएफ के अलावा इराक सीरिया में मौजूद तमाम ईरानी प्रॉक्सी IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही निर्देश मानते हैं। इसके लिए ईरानी कमांडर सुलेमानी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। उन्होंने ही सभी को एकजुट करके पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करने का मंसूबा पाला था। यही वजह है कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसी वजह से ईरान मजबूत होता जा रहा है और इजराइल के अलावा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसी से बौखलाकर इजराइल ईरान के साथ ईरानी प्रॉक्सी का वजूद भी मिटाने को हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 देशों में ईरानी प्रॉक्सी पर हमले इसी का सबूत है। ला हौला वला कुव्वता। तो सुलेमानी किला ध्वस्त, 3 दिशाओं में विध्वंस। इजराइल अब इसी रणनीति पर काम कर रहा है। चुन चुनकर ईरानी प्रॉक्सी पर हमले किए जा रहे हैं। इराक में उसने भारी तबाही मचाई। पीएमएफ का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, जहां पर 2 फाइटर जेट से बमबारी की गई। इसमें 8 लड़ाकों की मौत की खबर है। इसके अलावा इजराइल के फाइटर जेट ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी की इमारत पर हमला किया, जहां पर तैनात डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है इजरायली फाइटर जेट ने हमले किए और इसके अलावा लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। मंसौर के पास हिजबुल्लाह सेंटर को तबाह कर दिया। किबुत्स पर हमले के बाद आईडीएफ ने पलटवार करके बदला लिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन हमलों के लिए इजराइल ने जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जबकि एक दिन पहले ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान के एयरफील्ड का इस्तेमाल किया था। ऐसे में अरब देश भी ईरान और इजराइल युद्ध में बढ़ते दिख रहे हैं। यानी इजराइल 4 साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के उस प्लान को रौंदना चाहता है, जिसके जरिए ईरान अरब देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है। अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी तो मारा जा चुका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के वजूद को मिटाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। सुलेमानी का रिंग ऑफ फायर प्लान आपको बताएं, उससे पहले समझिए पीएमएफ ने कालसू एयरबेस पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है, जिसके बाद से इजराइल के दक्षिण में हमले शुरू हो गए हैं। मेतुला और इलाद पर यमन में मौजूद प्रॉक्सी हूती ने ड्रोन स्ट्राइक की। इसके अलावा हाइफा पर भी हमले किए गए। यानी ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हैं। अगर किसी एक गुट पर हमला होता है तो सभी मिलकर दुश्मन पर तबाही का मोर्चा खोल देते हैं, और यही ईरानी कमांडर के प्लान रिंग ऑफ फायर की बुनियाद है। दरअसल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उन्होंने बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित कट्टरपंथी गुटों को खड़ा किया था।
बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। सुलेमानी ने यमन में होती को खड़ा किया था, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। सुलेमानी ने हथियार और ट्रेनिंग देकर गाजा में हमास को खड़ा किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ा। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं। सीरिया में जैन बियाओ ब्रिगेड और फतेह मियाओ डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन हैं। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो ईरानी प्रॉक्सी देशों का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाते हैं। इसीलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर IRGC कमांडर इस्माइल कानी संभाल रहे हैं, जो लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमले के लिए तमाम ईरानी प्रॉक्सी को उकसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को जलाया। रूसी हमले में यूक्रेन का Su-25 तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई। बीते 4 दिनों में यूक्रेन ने 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। जल, थल, नभ, तीनों वॉर फ्रंट्स पर बारूदी कोहराम मचाया, वो भी टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूक्रेन ने बीते 100 घंटों में जहां जहां पर हमला किया, इन हमलों में रूसी डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। हथियार फैक्ट्री से लेकर बारूदी गोदाम तक तबाह हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एटमी बम वर्षा को भी आसमान में नस्तनाबूद कर दिया। बस यूक्रेन के नहीं हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को जलाकर राख कर दिया है। आखिर कैसे, आप देखिए। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट यूक्रेन तक करीब 593 किलोमीटर के इलाके में पुतिन ब्रिगेड ने ऐसा बारूदी वज्रपात किया जिसे देख यूक्रेनी डिफेंस सहम गया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के भी होश फाख्ता हो गए। सुमी से ओडेसा तक वाया खार्किव और निप्रो रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में बमबारी की। घातक मिसाइलों, विध्वंसक ड्रोन और हाई इंटेंसिटी वाले बमों के साथ साथ रूसी वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने प्रचंड तबाही मचाई। मसलन सुमी में रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक, कोनोटॉप में मौजूद यूक्रेन का एयर बेस तबाह। खार्किव में फैब 500 ग्लाइडेड बम से रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना का मिलिट्री बेस और वेपन डिपो तबाह। निप्रो में रूसी डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, रिहायशी इमारतें, रेलवे स्टेशन हमले में ध्वस्त हुए। लुहांस्क में रॉकेट लॉन्चर और MLRS से रूसी सेना का प्रहार, हमले की चपेट में आए क्रेमिन्ना के जंगल जलकर राख। ओडेसा में ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलों के जरिए विध्वंसक हमला, रूसी हमले में पिवटेनी सीपोर्ट नेस्तनाबूद हुआ। मतलब ये कि रूसी डिफेंस ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की, कहीं आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, तो कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी को दहलाया।
रूस ने मिसाइलों से भी यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से पाट दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चंद घंटे के भीतर यूक्रेन के दर्जनों शहर एक साथ धधकने लगे। खार्किव, चासिव, सुमी, डिप्रोडोनेस्क, लुहांस्क से ओडेसा तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। मगर बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के इस प्रतिशोध के पीछे की वजह क्या थी? क्यों रूसी सेना ने यूक्रेन पर इतने विध्वंसक अंदाज में धावा बोला? तो इसकी वजह है बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 4 बड़े अटैक। दरअसल बीते 4 दिनों में यूक्रेन ने 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। बस यूक्रेन के इन्हीं हमलों ने पुतिन को आक्रामक तेवर अपनाने के लिए उकसाया। आखिर वो हमले कब कब और कहां पर कैसे किए गए, ये आपको बताते हैं। मसलन 16 अप्रैल की तारीख और यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। इस हमले में रूसी डिफेंस के हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलकर राख हो गया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तारस्तान इलाके में ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हो गई। 18 अप्रैल की तारीख और रात को रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया गया, वो भी यूक्रेनी एजेंटों के जरिए। इस फैक्ट्री में एवानगार्ड मिसाइलें और S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बनाई जाती थी। वहीं 19 अप्रैल यानी कि कल क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि यूक्रेनी सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के इन्हीं 4 हमलों से पुतिन बौखला गए, क्योंकि यूक्रेन ने बाकायदा टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए रूसी डिफेंस के हथियार गोदाम, मिसाइल डिपो और बॉम्बर को आसमान में शॉट डाउन किया। वहीं एक रिपोर्ट में यह तक दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के जिस हाईटेक बॉम्बर को नेस्तनाबूद किया, उसे अंजाम देने में यूक्रेनी डिफेंस ने कई सप्ताह की ट्रेनिंग की। मसलन यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूसी बॉम्बर को 2-3 सप्ताह तक ट्रैक किया। Tu-22 M3 की मूवमेंट और लोकेशन से जुड़ी जानकारी जुटाई। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने बॉम्बर से जुड़ी जानकारी यूक्रेनी वायुसेना को दी। जैसे ही ओडेसा पोर्ट के आसपास Tu-22 M3 बॉम्बर दिखाई दिया, यूक्रेनी सेना ने 300 किलोमीटर दूर से रूस के बम वर्षक को मार गिराया। खास बात यह कि रूस ने करीब 4000 करोड़ रुपए की कीमत वाले हाईटेक बॉम्बर Tu-22 M3 को 2 महीने पहले ही अपग्रेड करके युद्ध में उतारा था। अगर ये रूसी बॉम्बर यूक्रेन में एटमी जलजला लाता, तबाही मचाता, उससे पहले ही यूक्रेन ने इसे जलाकर राख कर दिया। इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने रूसी सेना को विस्फोटक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देने का ऑर्डर दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन का करीब 40% से ज्यादा हिस्सा बम गोला बारूद से दहक रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ओडेसा, सुमी, डिप्रो पर अटैक के साथ साथ आज रात पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जा भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। डोनेट्स्क में यूक्रेन का हमला नाकाम किया गया। रूस ने पंजशीर से हमला नाकाम किया है। पंजशीर ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ढेर किया। ड्रोन इंटरसेप्ट होने का वीडियो सामने आया।
Цель уничтожить пуск. Есть. महायुद्ध का अलार्म सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बज रहा है। पुतिन सेना यूक्रेन विजय के बाद यूरोप में धमाका करने वाली है। क्रेमलिन के प्लान की भनक लगने के बाद नेटो सहम गया है। पुतिन ने यूरोप में विनाश के लिए एक गठबंधन को तैयार किया। इस गठबंधन की मदद से पुतिन बाल्टिक या फिर नॉर्डिक में तबाही मचाने की तैयारी कर चुके हैं। सवाल यही है कि क्या नेटो पुतिन और उनकी सेना को रोक पाएगा? यूक्रेन के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप लॉन्च होने जा रहा है। क्रेमलिन ने नई युद्ध नीति बनाई है। इसके तहत मई से जून तक कीव पर कब्जा करना है। इसके बाद रूसी सेना यूरोप पर चढ़ाई करेगी। यूरोप के उन देशों पर जो नेटो या तो नेटो मेंबर हैं या उसके समर्थक। अपने यूरोप अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने नया गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन में रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इसी गठबंधन की मदद से पुतिन नेटो के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। ईरान इजराइल में छिड़ी जंग ने रूस को नेटो का अस्तित्व मिटाने का एक और मौका दे दिया है। पुतिन के खतरनाक इरादे का खुलासा उस वक्त हुआ जब यूक्रेन पर मिसाइलें फायर करने के लिए रूसी फाइटर जेट और बॉम्बर पोलैंड के आसमान में पहुंच गए। पोलैंड के मुताबिक उसके एयर स्पेस में रूस के 5 MiG-31 फाइटर जेट और 2 Tu-95 बॉम्बर घुस गए। इसके बाद पोलैंड में हड़कंप मच गया। पोलैंड के साथ साथ नेटो के फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ान भरनी पड़ी। नेटो के लड़ाकू विमानों ने वार्निंग दी। इसके बाद रूसी विमानों को वहां से भागना पड़ा। रूस और नेटो में टकराव बहुत दिन से चल रहा है, तो सवाल यह है कि क्या रूस बाल्टिक या नॉर्डिक में हमला करने जा रहा है? नेटो की तैनातियों और तैयारियों को देखते हुए फिलहाल तो यही लग रहा है कि रूस बाल्टिक और नॉर्डिक में विध्वंस मचाने जा रहा है। G7 देशों ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई ना करे। हंगरी ने दावा किया है कि नेटो यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना उतारने के बहुत करीब पहुंच गया है। उधर नेटो चीफ ने कहा है कि यूक्रेन को रूसी धरती पर हमला करने का पूरा अधिकार है। नेटो के ये बयान और उसकी तैयारियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि रूस यूरोप विनाश की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच रूस और ईरान में फाइटर जेट और ड्रोन की डील हुई है। रूस ईरान को फाइटर जेट देगा, इसके बदले ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई करेगा। रूस के कहने पर उत्तर कोरिया ईरान को मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। इसी के साथ रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हथियार प्रोडक्शन की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को सौंपी है। शोइगु आजकल हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर प्रोडक्शन का जायजा ले रहे हैं। खार्किव में यूक्रेनी सेना की बुरी तरह हार हुई है। इससे न सिर्फ ज़ेलेंस्की का हौसला टूट गया है बल्कि नेटो भी सहम गया है। नेटो की मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस क्रीमिया में ज़िरकॉन मिसाइलों का जखीरा जुटा रहा है। इसका इस्तेमाल वो कीव जीतने के लिए करेगा। कि खार्किव के बाद पुतिन के टारगेट पर यूक्रेनी राजधानी कीव है। कीव जीतने के बाद रूस यूरोप में विध्वंस का अभियान शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज फिर से बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, ऐसी खबर आ रही है। सीरिया और इराक में हमला कर सकती है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स। तेल अवीव में इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक हुई है। ईरानी प्रॉक्सी पर हमले को मंजूरी मिल सकती है। आज रात इजराइल फिर से बड़ा हमला करेगा, ये बड़ा सवाल।
तो अरब में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। ईरान और इजरायल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले चुका है। इसमें एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन देशों की एंट्री हो गई है। अरब में महासंग्राम की मुनादी उस वक्त हो गई जब इस जंग में अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की एंट्री हो गई। रूस ने तेहरान की रक्षा के लिए S-400 भेज दिया है, तो अमेरिका ने ऐसी सीक्रेट मिसाइल बना ली है जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर को रवाना करने की तैयारी कर ली है। तो सवाल है कि क्या अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका है? ईरान इजरायल युद्ध का विस्तार हो गया है। अरब में सुपर पावर में जंग की जमीन तैयार हो गई है। ईरान इजरायल की लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन की एंट्री हो गई है। अरब के मैदान में महाशक्तियों में महासंग्राम छिड़ने जा रहा है। अरब की धरती ही तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रही है। अरब महायुद्ध में सुपर पावर की एंट्री तब हुई जब इजरायल ने ईरानी धरती पर हमला कर दिया। हमले को लेकर इजरायल और ईरान के अपने अपने दावे हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसने इस्फहान में ईरानी एयरबेस को हिट किया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इजरायल ने हमला नहीं, मजाक किया। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने ऐलान किया कि इजरायली हमले में ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायल के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ या नहीं, इसका आखिरी सच सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ईरान में इजरायल के हमले ने दुनिया की महाशक्तियों को जंग में उतरने का मौका दे दिया है। अमेरिका इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है, तो रूस और चीन ईरान के साथ। खेमेबाजी के साथ ही अरब में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इजरायली हमले से बचाने के लिए रूस ईरान को S-400 देने जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका परमाणु विनाश की हालात बना रहे हैं। रिपोर्ट है कि चीन ईरान को हमले के लिए मिसाइलों की खेप भेज रहा है। उधर अमेरिका इजरायल और यूक्रेन को 9,500 करोड़ रुपए का हथियार दे सकता है। इतना ही नहीं, 12 B-2 एटमी बॉम्बर से एलिफेंट वॉक कर अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है। ये दृश्य अमेरिका के एटमी शक्ति प्रदर्शन का है। दुनिया के सबसे घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट। 12 B-2 बॉम्बर ने कुछ इस तरह से एलिफेंट वॉक कर ईरान के साथ साथ रूस और चीन को अंतिम चेतावनी दे दी। अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि उसके B-2 एटमी बॉम्बर किसी भी वक्त अरब में पहुंचने और महाविनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ऐसी सीक्रेट और स्पेशल मिसाइल बना ली है जो ईरान के परमाणु ठिकानों को एक झटके में तबाह कर देगी। अमेरिका की यह मिसाइल बारूद नहीं उगलती है, बल्कि तीव्र माइक्रोवेव एनर्जी छोड़ती है, जिससे न्यूक्लियर सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल और पिघल जाते हैं। तो अमेरिका ने जिस स्पेशल माइक्रोवेव मिसाइल को बनाया है उसका नाम है चैम्प। C का मतलब है काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, H का मतलब है हाई पावर माइक्रोवेव, A का मतलब है एडवांस्ड और M का फुल फॉर्म है मिसाइल और P का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट, यानी कि काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस्ड मिसाइल प्रोजेक्ट। यह मिसाइल क्रूज मिसाइल में लगाई जाती है। इसे B-52 बॉम्बर से फायर किया जाता है।
ये 1200 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ये धमाके के बाद तीव्र माइक्रोवेव एनर्जी को छोड़ती है, जिससे कंप्यूटर और उसके चिप्स जल जाते हैं। ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर देती है। अमेरिका का दावा है कि ये नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऑपरेशन को अंजाम देती है। अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों को इसी मिसाइल से तबाह करने की धमकी दी है। अमेरिका की माइक्रोवेव मिसाइल ईरान और उसके एटमी ठिकानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मिसाइल की ये वो तकनीक है जो अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये मिसाइल ईरान के एटमी ठिकानों को कैसे तबाह कर सकती है, इस एनिमेशन से समझिए। परमाणु बॉम्बर उस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेगा जिसमें माइक्रोवेव वॉरहेड लगा है। मिसाइल लॉन्च होने के साथ ही टारगेट को हिट करती है और फिर वहां मौजूद सभी कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जलाकर भस्म कर देती है। ईरान अगर इजराइल पर फिर से हमला करता है, अगर रईसी की सेना अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ती है, तो अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि अरब में इस वक्त महाजंग का सबसे बड़ा मैदान तैयार हो चुका है। महाजंग में सिर्फ महाशक्तियों की ही एंट्री नहीं हुई है, बल्कि युद्ध की आग 1 दर्जन देशों में फैल चुकी है। अरब और मिडिल ईस्ट के जिन देशों में जंग की आग भड़क चुकी है, वो हैं ईरान, इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान। जो देश पर्दे के पीछे से युद्ध में शामिल हैं, वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, उत्तर कोरिया। इसका मतलब यह हुआ कि अरब जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 13 देश उतर चुके हैं। तेरह देशों की एंट्री ही महाविनाश की मुनादी कर रही है। युद्ध में 1 दर्जन देश उतर चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। आने वाले वक्त में विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के खिलाफ उसने ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। राफा में आईडीएफ ने इतने बम बरसाए जिससे तबाही की सुनामी आ गई। इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल हमले कर रहा है, यानी कि इजराइल अब फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ने का मन बना चुका है, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना खींचे। इजराइल ईरान के युद्ध के बीच हमास पर इजराइल के हमले रुक गए थे। ऐसे में गाजा के लोग अपने घरों को लौटने लगे थे, लेकिन इजराइल फिर से तबाही का सैलाब लेकर आया, जिसमें उसने राफा में एयर स्ट्राइक कर डाली। राफा के कैंपों पर इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है जिससे चीख पुकार मच गई, और उसी तबाही का सबूत ये वीडियो है, जहां राफा में फाइटर जेट की बमबारी के बाद हालात काफी खौफनाक हो गए हैं। एक इमारत पूरी तरह गिर गई है, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मलबे में अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। एक एक करके लाशें बाहर निकालने लगे। राफा में बर्बादी का सैलाब आ चुका था।
इसी तरह कई जगह हमले किए गए। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने बुलडोजर भी राफा में उतारे हैं, जो सड़कों और इमारतों को तोड़ रहे हैं, जिससे हमास लड़ाके सरेंडर करने बाहर आए। इसके अलावा इजराइल ने शरणार्थी कैंपों पर बमबारी की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हमास के लड़ाके जहां छुपे थे, उनमें से कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। राफा के अलावा वेस्ट बैंक में भी हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक मदद पहुंचाने आए रेड क्रॉस के सदस्य भी बमबारी में घिर गए। जिन रेफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई, उनके नाम हैं नूर शम्स कैंप, तुकरम कैंप। हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोग कैंप छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे। मिस्र और गाजा की सरहद पर तबाही का तूफान आया हुआ है, क्योंकि एक एक करके शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया। एक तरफ इजराइल का राफा ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की जा पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि हमास का हेडक्वार्टर कतर से शिफ्ट किया जा सकता है। तुर्की में इस्माइल हानिया इसी से जुड़ी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ नई रणनीति बनाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही हानिया ईरान गए थे, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से बात की थी। लेकिन अब अचानक से इस्माइल हानिया के तुर्की पहुंचने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ईरान इजराइल के हमलों से डर गया है? क्या ईरान अब ईरानी प्रॉक्सी की मदद नहीं करेगा, या वो सीधे युद्ध करेगा, जिससे ईरानी प्रॉक्सी हाशिए पर जा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।